वंदे मातरम विद्यार्थियों और बेरोजगार युवा साथियों, जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ दिन पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्नातक स्तरीय जो समान पात्रता परीक्षा सीईटी का विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ था। आज उसके संबंध में एक और अपडेट है कि आज यानी 10 अक्टूबर को समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 का विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से एक विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है 10/10/2022 को, और विज्ञापन संख्या 10 है 2022। समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर का 2022 का। अब इसमें कौन कौन से पद होंगे, किस तरीके से इसका सिलेबस होगा, क्या परीक्षा का पैटर्न होगा, सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगा। और इसी तरह का एक वीडियो मैंने स्नातक स्तर की जो सेट परीक्षा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी समान पात्रता परीक्षा, उसके संबंध में भी मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका भी मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप वो देखना चाहे तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब कौन कौन से पद होंगे, किस तरीके से होगा, ये मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। इसमें निम्न पदों या सेवाओं के लिए जो परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें सबसे पहला है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा में वनपाल। इसके अलावा राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक। राजस्थान सचिवालय लिपिकीय वर्ग जो सेवा है उसमें लिपिक ग्रेड सेकेंड। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय वर्गीय सेवा में कनिष्ठ सहायक। राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिकीय वर्ग सेवा में लिपिक ग्रेड सेकेंड। और राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा में जमादार ग्रेड सेकेंड। और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में कांस्टेबल। इन सभी की जो भर्ती है वो सीईटी के तहत होगी, और जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्तर तक का जो भी है उसका परीक्षा होगी, और उसमें पाठ्यक्रम वगैरह जो भी है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगी उसका लेवल का होगा। और इसमें समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के संबंध में सामान्य जो निर्देश है वो ये है कि समान पात्रता जो परीक्षा होगी वो एक पात्रता परीक्षा होगी यानी क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। और समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में सम्मिलित जो भी पद है भर्ती सुसंगत सेवाओं में उपबंधों के अनुसार की जाएगी। और किसी भी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने और स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उससे नौकरी की गारंटी नहीं होगा, यानी कि ये खाली क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, नौकरी नहीं होगी। नौकरी के लिए हो सकता है उससे अलग कोई और एग्जाम होगा, लेकिन इस किसी भी भर्ती इनमें से जो भी भर्तियां या जो भी पद दिए हुए हैं इनमें आपको अगर नौकरी करनी है तो सबसे पहले ये पात्रता परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी होगी। और अभ्यर्थी को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, और उसे आर्य जो करना होगा यानी इसको पास करना होगा, और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटियों को भी पूरा करना होगा। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में सम्मिलित सेवाओं के पदों के लिए अलग से भर्ती का आयोजन किया जाएगा, और जिसमें अभ्यर्थी का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के अनुसार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो ये परीक्षा होगी समान पात्रता परीक्षा ये क्वालिफाइंग एग्जाम होगी, और कैटेगरी वाइज इसमें जो भी मार्क्स होंगे क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे वो आपको लाने जरूरी होंगे। ये किसी भी नौकरी के लिए ये नहीं हुआ कि इसी के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, ये उसके लिए क्वालिफाइंग जो एग्जाम है वो है। समान पात्रता परीक्षा कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी, और समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी इसका जो स्कोर है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। उसके अलावा बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किए जाएंगे, यानी इसमें कोई पास फेल वाला नहीं, जितने भी सभी के होंगे, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स जो वो जरूर होंगे। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंध नहीं होगा, यानी कोई भी अभ्यर्थी है वो कई बार यानी कितनी बार हर साल एग्जाम दे सकता है, और जब तक उसको स्कोर सुधारने का मौका मिलेगा, यानी समान पात्रता परीक्षा अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। और किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा, यानी जो भी 1 साल की वैलिडिटी होगा तो उस साल में जो भी हाईएस्ट स्कोर होगा वो मान्य होगा। और पात्रता परीक्षा है इसलिए इसका जो महत्व है वो पात्रता के लिए है, कहीं मेरिट में इसका कोई नंबर नहीं रहेगा या कोई स्थान नहीं रहेगा। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा नवलिखित अधीनस्थ और लिपिक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए
जाएं प्राप्त करने में असफल रहता है। तो कहने का मतलब पात्रता परीक्षा में जो भी निर्धारित अंक है वो आपको प्राप्त करना जरूरी होगा। और न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी विचार करेगी समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार की विज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, किंतु उस श्रृंखला में समस्त अभ्यर्थियों को वही अंक अर्जित जो करते हैं भर्ती एजेंसी के द्वारा निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किए जाते हैं समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे आरएस वगैरह में जिसमें भी जैसे प्री के बाद मेंस होता है तो उसमें जो भी न्यूनतम जो स्कोर जो कैटेगरी वाइज होगा उसमें आने वाले सभी जो भी पात्र अभ्यर्थी होंगे उनको मौका दिया जाएगा और लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को ये पात्र होंगे। अब इसमें काफ़ी कुछ बहुत डिटेल में है, लेकिन जो काम की चीज़ें या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जिसमें इसमें जो भी आयु या शैक्षणिक योग्यता अनुभव वगैरह है वो जो पद होगा उसके हिसाब से जो भी भर्ती होगी उसमें जो भी नियम लागू होंगे वो होंगे। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा सम्मिलित किसी पद या तो आयु शैक्षणिक योग्यता वगैरह वो पूर्ण करता हो। अगर वो पूर्ण नहीं करता है और पात्रता परीक्षा में बैठ जाता है तो भी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी जिस पद के लिए आपको फॉर्म भरना है या जिनमें से जो पद दिए हुए हैं कनिष्ठ सहायक वगैरह या जो भी पद दिए हैं उनके लिए उनकी योग्यता भी आपको अर्जित करनी है और साथ में सीईटी की जो भी योग्यता वो भी अर्जित करनी पड़ेगी। अब सीईटी के लिए कैसे आवेदन करना है सीनियर सेकेंडरी स्कूल का लेवल का, तो बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे और निर्धारित ई मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय सबसे पहले विस्तृत विज्ञापन और जो भी नियम वगैरह है वो आप ध्यान से देख लें और उसके बाद में OTR करना पड़ेगा। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि OTR में जल्दबाजी नहीं करें। सबसे पहले OTR करने से पहले अपने जो भी डॉक्यूमेंट है खास करके जनाधार और आधार जिसमें आपके विद्यालय का जो भी रिकॉर्ड का 10वीं सेकेंडरी परीक्षा में जो भी आपका नाम या नाम की स्पेलिंग है पिताजी के नाम की डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आप अगर मान लो कुछ उसमें मिसमैच है तो पहले उसको वो सही कराएं। जनाधार में तो जनाधार सही कराएं, आधार में अगर कोई गड़बड़ है तो आधार सही करवाएं, क्योंकि OTR में एक बार गलती होगी तो उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ जाएंगे, आपको मानसिक तनाव होगा। और कई बार OTR में संशोधन का मौका दिया भी है, RPSC ने तो दिया है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का अभी शुरू हुआ तो हो सकता है मौका दे नहीं दे, लेकिन आपको ये नौबत नहीं आए इसलिए OTR का जो प्रोसेस करते समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे उस समय आप बिल्कुल सावधानी से करें और आप सबसे पहले अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे सही कर लें ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR क्रमांक जनरेट होने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें संशोधन संभव नहीं होगा उनको आप पहले से सही कर लें। एक तो विद्यार्थी का जो भी अभ्यर्थी उसका नाम, उसके बाद में पिताजी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सीनियर सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण यानी 10वीं का जो भी विवरण है और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ID में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः कहने का मतलब ये हो गया कि आप इसमें अगर मान लो आपके किसी में कोई मिसमैच है, जैसे आधार में आपके नाम की स्पेलिंग कोई फर्क है और आपके 10वीं के रिकॉर्ड में कोई फर्क है, तो सबसे पहले आप आधार को अपडेट कराएं, किसी भी आधार अपडेट सेंटर पे जाएं, या अगर आपके जनाधार में मिस्टेक है बाकी सब जगह सही है तो आप ई मित्र पे जाकर के हाथों हाथ जनाधार को अपडेट करवाएं, उसके बाद ही OTR करें। क्योंकि अगर जनाधार में डाटा अपडेट नहीं होगा और आपने जनाधार से OTR कर दिया तो आपके जो भी मिसमैच है, आपके फादर का नाम, खुद के नाम की स्पेलिंग वगैरह में जो भी जनाधार में गलती होगी वो आपके OTR में हो जाएगी और फिर उसका जो करेक्शन है वो बहुत मुश्किल से होगा। तो आप कोशिश करें, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में या जनाधार कार्ड में उसके नाम, पिताजी के नाम, जन्मतिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो पहले इन त्रुटियों को दुरुस्त करा लेना चाहिए। यानी पहले आप जनाधार आधार को अपडेट करा लें, उसके बाद OTR का प्रोसेस करें। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ और कई लोगों के आज भी कमेंट आ रहे हैं जिन्होंने OTR में किसी के फादर के नाम की कुछ मिस्टेक होगी, किसी की डेट ऑफ बर्थ में होगी, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके जनाधार या आधार में कोई मिसमैच है तो ये समस्या होगी। तो सबसे पहले आप इनको सही कराएं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनको आप एकदम ओके करें। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा का शुल्क है वो जमा करा करके एप्लीकेशन ID आपको जनरेट करनी पड़ेगी और शुल्क है वो अन्य किसी पोर्टल से या सुविधा से उपयोग नहीं करें। आप जो भी रिक्रूटमेंट पोर्टल जो दिया हुआ है SSO ID में जाकर के वहीं से आपको ये शुल्क जमा कराना है। और अभ्यर्थी परीक्षा का शुल्क है निर्धारित जो भी तारीख है, मैं आगे तारीख भी बता दूंगा आपको, उस तारीख से पहले करें और अंतिम तारीख का कभी भी इंतजार नहीं करें। इसके अलावा आवेदक को अपना स्वयं का मोबाइल नंबर और email ID दर्ज कराना, ये बहुत विशेष ध्यान रखने की बात है और इसे बदले नहीं। आपका जो परमानेंट मोबाइल नंबर है जो चालू हो, जिसमें इनकमिंग वगैरह सुविधा चालू हो, और email ID भी जो वर्किंग कंडीशन में हो वही email ID आप OTR में दें ताकि जब भी कोई भी अपडेट हो, कोई भी मैसेज आए ताकि आपके पास में आए। कई लोग ई मित्र पे जाकर के OTR करवाते हैं तो वहाँ जो भी
मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है वो ई मित्र वाले की लगा देते हैं, तो उससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कोई भी जो भी अगर डाक आएगी, मेल आएगी या मैसेज आएगा, तो कोशिश जहाँ तक संभव हो खुद का या अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अपनी ही दें। नहीं हो तो ईमेल आईडी हाथों हाथ बना दें, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 2 मिनट में आईडी बन जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखें। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। अगर आपको आवेदन प्राप्त नहीं होता है आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन आईडी, तो आपका फॉर्म है वो सबमिट नहीं माना जाएगा। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको आवेदन क्रमांक है वो अनिवार्य रूप से प्राप्त होगा। और आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करा, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प जो डेस्क नंबर है या ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर ये आपने उसमें दिए हुए हैं, वो आप देख लें। आवेदक जिस श्रेणी के साथ आवेदन का पत्र है उसी श्रेणी में आवेदन करें। यानी जो योग्यता आपकी, जिसमें जो भी अलग अलग पदों के लिए जो योग्यता है, तो आप कोशिश करें कि उसी योग्यता के हिसाब से ही आप उसमें आवेदन करें। क्योंकि अगर आप में जो जिस पद के लिए निर्धारित योग्यता है, जैसे मान लो RSCT या कंप्यूटर की योग्यता है और वो आपके पास नहीं है, तो आप उस विज्ञापन में फॉर्म नहीं भरें जिसके लिए ये योग्यता अनिवार्य है। तो कहने का मतलब है पहले आप आवश्यक निर्देश ध्यान से पढ़ लें। और समान पात्र परीक्षा के संबंध में जो भी पत्राचार है वो बोर्ड की जो साइट है उसके माध्यम से किया जाएगा और बोर्ड की साइट पे जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। अब आवेदन शुल्क कैसे होगा, परीक्षा शुल्क कैसे होगा? तो आवेदन शुल्क है वो ई मित्र के माध्यम से, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से, या आप स्वयं के अगर आपके पास में लैपटॉप है या कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के OBC और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है उनके लिए 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर OBC और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर EWS या नॉन क्रीमी लेयर OBC इनके लिए 350 रुपये। समस्त विशेष योगी जन और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति यानी ST SC के सभी कैंडिडेट और विशेष योगी जन दिव्यांगजन जो है उनके लिए 250 रुपये। और कार्मिक विभाग के जो पत्र क्रमांक है इसके अनुसार ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, 2,50,000 से कम है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, और विशेषकर उसमें के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये है। यानी इसमें ध्यान रखें कि नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें। ये आगे इसमें दिया होगा कि 3 में यही है कि ऐसे वर्ग के अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है और वे परीक्षा शुल्क 250 रुपये या 2.5 लाख ही जमा कराते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को वार्षिक आय का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप 250 रुपये शुल्क जमा करें इसका मतलब आपके पास आज इनकम है वो 2,50,000 है, और 2,50,000 से कम या उस तक का जो भी इनकम का जो सर्टिफिकेट है सक्षम अधिकारी द्वारा यानी तहसीलदार वगैरह के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र है, वो आपको अनिवार्य रूप से मुख्य परीक्षा के बाद में जब भी आपकी डॉक्यूमेंट जांच होगी तब आपको पेश करना पड़ेगा। तो अगर आप फीस में 100 रुपये की छूट लेना चाहते हैं, 200 रुपये की छूट लेना चाहते हैं, तो अपने पास में आय प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी का है वो अवश्य बनवा के रखें। और नहीं हो तो आप पूरी फीस जमा करें, क्योंकि आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर उस समय का आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सिलेक्शन होने के बाद भी उससे रेस से आउट हो सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें। और फीस है वो लौटाई नहीं जाएगी, ये बस। और दूसरा, समान पात्रता परीक्षा के संबंध में कुछ निर्देश है। तो जैसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है और आपकी जो भी कैटेगरी है उसको स्पष्ट रूप से आपको उल्लेख करना है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति, इसके अलावा अन्य OBC है या अति पिछड़ा वर्ग है, या 12 जिले के जो आदिम शहरी या ट्राइब्स है, उनका अगर जो भी आपके लागू हो रही है वो कैटेगरी श्रेणी जो भी लागू होती हो उसका उल्लेख करें। और 36 जो है उसमें भी आपको जो भी, जैसे महिलाओं में विधवा, पृथकता या दिव्यांगजन की जो भी कैटेगरी है, भूतपूर्व सैनिक वगैरह, जो भी आपके जो भी कैटेगरी है उसका स्पष्ट रूप से फॉर्म में उल्लेख करें। और विशेष बात ये ध्यान रखें कि जिस कैटेगरी का आप फायदा उठाना चाहते हैं या आप फायदा लेना चाहते हैं उस कैटेगरी का जो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र है उस तारीख का आपके पास होना जरूरी है जिस तारीख को आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आप फॉर्म जैसे अभी अक्टूबर में अप्लाई कर रहे हैं और आप आय प्रमाण पत्र या जो भी सर्टिफिकेट है वो आप नवंबर-दिसंबर का अगर आप बनवा लें तो आपके वो काम नहीं आएगा। जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख को आपके पास में संबंधित जो भी आप कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं उसका है वो फॉर्म, सक्षम अधिकारी का जो भी प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना अनिवार्य है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति जो भी कैंडिडेट है वो राजस्थान के मूल निवासी है। अगर राजस्थान के कोई बाहर का कैंडिडेट है तो वो सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा। ये सामान्य नियम है जो सबको आपको पता होगा। अब इसमें कुछ पात्रता है, योग्यता है, पद का नाम और किस विभाग में क्या एज होगी और क्या शैक्षणिक योग्यता होगी। तो जैसे वन विभाग में वनपाल का जो पद है उसके लिए न्यूनतम आयु है 18 साल और अधिकतम 40 साल है। और इसमें जो योग्यता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और या समकक्ष में मतलब किसी भी बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा अल्पसंख्यक मामला छात्रावास अधीक्षक है उसमें भी 18 से 40 वर्ष है, उसमें भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या उसके समकक्ष जो भी है
होना चाहिए प्लस, यानी कि इन दोनों में 12वीं तो होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, यानी कंप्यूटर का कोर्स आपके पास में जिसका ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहे ये हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS का कोर्स प्रमाण पत्र हो, या NIELTE नई दिल्ली द्वारा आयोजित कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र हो, या आपके पास में राजस्थान या किसी भी राजस्थान की जो भी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस का 3 वर्ष का जो डिप्लोमा हो, या सबसे आसान जो है कि राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन RKCL की तरफ से जो महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से जो RSCIT का जो कोर्स किया जाता है, उसका भी अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी वैलिड है, वो भी आप काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी योग्यता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में, जैसे इनमें ये सभी पदों के लिए समान योग्यता है। जैसे अल्पसंख्यक मामलात में छात्रवृत्ति अधीक्षक, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो लिपि की ग्रेड 2 है उसमें भी ये समान है। उसके अलावा शासन सचिवालय में जो भी लिपि ग्रेड 2 है, या राज्य अधीनस्थ सेवा में कनिष्ठ सहायक है, इन सभी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो भी आपके 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट प्लस कंप्यूटर का आपका ओ लेवल का कोर्स हो, या RSCIT का सर्टिफिकेट हो, या अन्य जो भी मान्यता प्राप्त जो भी संस्थान से कंप्यूटर में डिग्री डिप्लोमा है वो अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा जो आबकारी विभाग है उसमें जमादार ग्रेड 2 का जो भी पद है उसके लिए उम्र 18 से 40 वर्ष है, और इसके लिए योग्यता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मतलब बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपि की सेवा नियम 1999 में यथा निर्दिष्ट कंप्यूटर अहर्ता, यानी उसमें भी आपको कंप्यूटर की जो भी न्यूनतम योग्यता है वो आपकी होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक कार्मिक के मामले में रक्षा सेवा में नॉन कमीशन अधिकारी के रैंक का भूतपूर्व सैनिक कार्मिक है वो अलाउ है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से संबंधित जो पुलिस कांस्टेबल की जो पद है उसके लिए 18 से 24 वर्ष उम्र है, और इसमें आपके पास में स्कूल सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसमें अभी कंप्यूटर संबंधित कोई योग्यता का उल्लेख नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण, एक तो उम्र जो थी एज लिमिट क्या होगी, तो सब में लगभग 18 से 24 वर्ष है। अब कैटेगरी वाइज या जो भी है उसमें जो नियमानुसार जो छूट है ऊपरी आय में वो जो भी देय होगी उसके संबंध में ये पूरे विस्तार से दिशा निर्देश दिए हुए हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और तो ये जो भी श्रेणियाँ हैं सामान्य रूप से जैसे SC के लोग जो भी कार्मिक है उन या अभ्यर्थी है आर्थिक पिछड़ा वर्ष के संबंधित जो पुरुष है उनको 5 वर्ष की दी जाती है छूट, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। इसके अलावा ST SC OBC जो भी महिलाएं हैं उनको अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाती है, जैसे 24 है अधिकतम तो उसमें 10 वर्ष की छूट का मतलब 34 वर्ष तक है। तो ये इसके अलावा जितने भी अलग जो भी नियम है छूट के वो सभी जो नियमानुसार है वो लागू होंगे। अब आवेदन शुल्क जमा कराने की जो भी अवधि है तो इसका जो फॉर्म है वो 12 तारीख से शुरू हो जाएंगे, यानी आज 10 होगी तो 2 दिन बाद में 12/10 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 11/11/2022 की मध्य रात्रि तक यानी फॉर्म आप जमा करा सकते हैं। तो आपके पास में पर्याप्त 1 महीने का समय है, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले अपना जो भी डॉक्यूमेंट है OTR के संबंध में आप विशेष ध्यान रखें कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट में कहीं कोई मिसमैच है तो पहले वो सही करवा लें, उसके बाद में ये फॉर्म भरें। और ऑनलाइन आवेदन पत्र 12/10 से शुरू होकर के 11/22 तक होंगे। ये दोनों बातें हैं कि जो भी आपके पहले जो फीस है जो परीक्षा शुल्क है वो पहले जमा होगा और उसके बाद में उसका जो भी चालान जनरेट होगा उसके माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। और ऑनलाइन फॉर्म भरने और चालान दोनों की जो तारीख है 12/10 से लेकर के 11/11 यानी 11 नवंबर 2022 तक है। परीक्षा का जो आयोजन है समान पात्रता परीक्षा का आयोजन है दिनांक 18/2, 19/2 और 25/2 और 26/2, 2023 यानी फरवरी 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी। और इस संबंध में जो भी डिटेल में जानकारी होगी वो बाद में आपको दे दी जाएगी। प्रवेश पत्र है तो वो भी आपके ऑनलाइन ही जनरेट होंगे और आप जो भी अपना फॉर्म जमा करें उस समय जो भी टोकन नंबर या एप्लीकेशन आईडी है वो आप संभाल के रखें और जिसकी सूचना आपके ईमेल पे दी जाएगी। तो अपने ईमेल और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो विशेष रूप से आपको अपनी खुद की फीड करें ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो, आपको सूचना मिल सके। अब नियुक्ति के लिए अयोग्यता क्या क्या है, यानी कौन कौन अयोग्य होगा, तो ऐसे पुरुष जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी है और जिनके पास में कानूनी रूप से कोई तलाकनामा वगैरह नहीं है वो, या ऐसी कोई महिला हो जिसने उस पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से पत्नी है। तो ये जो भी श्रेणी है ये काफ़ी इसमें दिए हुए हैं। या 1/6/2002 के बाद में अगर 2 से ज़्यादा अगर संतान है तो भी वो पात्र नहीं माना जाएगा। तो ये जो भी सरकारी सामान्य जो नियम है सभी परीक्षाओं में जो समान रूप से लागू होते हैं वो सारी पात्रताएं या अपात्रताएं जो भी है वो होगी। ऑनलाइन जो आवेदन है उसके लिए कुछ विशेष निर्देश दिए हुए हैं तो मैंने विस्तार से बता दिया, अब इसको अलग से बताना है कि कुछ आवश्यकता नहीं होगी।
वही है कि एक तो आप OTR सबसे जो ध्यान रखें, OTR का ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट जो भी आप फीडिंग करते हैं, आप ई-मित्र वाले के भरोसे नहीं रहें, आप एक एक एंट्री को खुद चेक करें, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी नहीं हो। फोटोग्राफ और जो हस्ताक्षर है उसके लिए कुछ विशेष निर्देश है कि फोटो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, और आवेदक का चेहरा है कम से कम 50% उसमें आना चाहिए, और जो अगर चश्मा वगैरह नंबर के चश्मे लगाते हैं तो वो लगाना चाहिए। जो दूसरे जो फोटो ग्लास वगैरह है वो आपको नहीं लगाने। धूप का चश्मा वगैरह वो अलाउ नहीं है। ब्लैक चश्मा है वो भी, काला कलर का वो भी अलाउ नहीं है। फ़ोटो है वो आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, और उसकी जो भी साइज़ वगैरह वो दी हुई है 50 से 100 KB तक, और फाइल में है स्कैन की गई जो फोटो है उसका 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और परीक्षा के समय जो उपस्थिति पत्र लगी फ़ोटो है वो मेल खानी चाहिए। तो लेटेस्ट फ़ोटो होगा तो आपके उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा जो हस्ताक्षर अपलोड करना है तो हस्ताक्षर भी आपके 20 KB से 50 KB के तक होना चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात एक और मैं आपको बता दूँ, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में एक विस्तृत निर्देश है कि एक बार आपके अगर फॉर्म भर दिया आपने और आपको लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो गई, तो OTR में जो डिटेल्स है उसमें तो आपके संशोधन नहीं होगा, उसके अलावा जो भी चीज़ें उनमें संशोधन होगा। तो किस किस में नहीं होगा, तो OTR प्रोफाइल में जो आपका नाम है, पिताजी का नाम है, जन्मतिथि और लिंग, इनमें कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा, ये विशेष आप ध्यान रखें। इनके अलावा अगर आपके कहीं और दूसरी शैक्षणिक योग्यता में या अन्य किसी आपके कॉलम में कोई मिस्टेक हो गई है, तो आपकी जो निर्धारित तिथि है उसके अंतिम तिथि जैसे 11/11 है, 11/11/2022 है, तो उसके बाद में 7 दिन के भीतर आपको 300 रुपये का जो ऑनलाइन शुल्क जमा करा के आपको ऑनलाइन करेक्शन का मौका दिया जाएगा, और जिसमें आपके जो अन्य प्रविष्टियाँ हैं, यानी अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता के नाम, पद और जन्मतिथि और इन लिंग के अलावा, इनके अलावा जो भी अन्य प्रविष्टियाँ हैं वो संशोधित हो पाएगी। ये प्रविष्टियाँ नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, पद नाम और जन्मतिथि, लिंग, इनमें संशोधन नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया आप OTR करते समय ध्यान रखें कि इसमें कोई गलती नहीं हो, और 7 दिन का समय है, उसमें आपको 300 रुपये का शुल्क आप दे करके करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आप गलत सूचना देते हैं या तो आपके खिलाफ में जो भी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। अब परीक्षा की स्कीम क्या होगी, यानी क्या क्या होगी, तो इसमें आपके सीधा सा है कि एक ही पेपर होगा, 150 प्रश्न आएंगे, कुल 300 अंक होंगे, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, और 3 घंटे का समय होगा, यानी 150 जो प्रश्न है आपको 3 घंटे में करने पड़ेंगे। और इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक जीवन, एवरीडे साइंस है, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स है। ये सारे इसमें शामिल होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये विशेष बात है। और पेपर का जो लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का होगा, 12वीं तक के लेवल के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अब इसमें पूरा विस्तार से पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है, आप चाहेंगे तो मैं इसकी PDF है वो इस टेलीग्राम चैनल में मैं दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो इसमें राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये पूरा विस्तार से आप देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस के कौन से टॉपिक होंगे, तो सामान्य रूप से साइंस के टॉपिक है वो 9वीं 10वीं की जो विज्ञान है उसके सारे टॉपिक है वो शामिल होंगे। तर्क शक्ति में आपकी सामान्य मानसिक योग्यता है। इसके अलावा हिंदी में संधि समास वगैरह जो भी सामान्य हिंदी है, सामान्य इंग्लिश है, और जो समसामयिक घटना में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान से संबंधित जो भी समसामयिक घटनाएं, खेलकूद वगैरह जो भी है वो आपको अपडेट रहना है, उसको देखना है। और कंप्यूटर से संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, रैम, रोम है, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह है, MS ऑफिस है जिसमें खास करके MS वर्ड, MS एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट से संबंधित विशेष प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि, और इससे संबंधित एक और मैंने वीडियो अपलोड किया था। जैसे ये तो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर का है, और मैंने कुछ दिन पूर्व इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो 9 विज्ञापन संख्या 9 जो जारी किया गया था 21/9 यानी 21 सितंबर को, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर का, उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। उसमें अगर आप जानकारी चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक का जो भी विस्तृत विज्ञापन है वो जारी किया गया है, और 1 महीने के अंदर यानी 12 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, और 11/11 तक आप
फॉर्म भरना, मतलब अंतिम तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। और इन पदों पे, यानी जिन जिन डिपार्टमेंट सेवाओं का नाम और पद का नाम है, वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड 2 है, कनिष्ठ सहायक है, लिपिक ग्रेड 2 आरपीएससी, जमादार अधीनस्थ रायबकारी सेवा में और कांस्टेबल राजस्थान पुलिस में, इन सभी के लिए जो भर्ती होगी उसके लिए आपको ये CET पास करना अनिवार्य है। तो आप अगर इनमें से किसी भी परीक्षा में आप भाग लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये CET क्लियर करना जरूरी है। उसमें जो भी न्यूनतम परसेंटेज निर्धारित होंगे वो आपको अर्जित करना आवश्यक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी। इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कोई और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।